नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर के जिस पे लगभग मतांतर बना ही हुआ है और लोग बड़े कंफ्यूज हैं, बड़ा ही दुविधा में हैं कि आखिर में गोचर के फल को कैसे देखें, लग्न से देखें या चंद्रमा से देखें। तो इस पे कुछ एक पुस्तक है जिसका नाम है फल दीपिका, उसमें गोचर के बारे में संपूर्ण एक पाठ ही है और उस पाठ में इस बात को बताया गया है कि गोचर के फल को तो जन्म लग्न में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसी को लग्न मान करके और गोचर के फल को यदि देखें तो सटीक फल की प्राप्ति आपको हो जाता है। अब कई सारे लोगों का यहाँ मत है कि नहीं, गोचर को आप लग्न से देखें, लेकिन वहाँ पे कुछ श्लोकों के माध्यम से इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि श्लोक ये आपको सटीक तरह से बताते हैं कि गोचर को तो चंद्र लग्न से ही देखना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या कि चंद्रमा की आज जो स्थिति है उसी को लग्न मान के? तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, चंद्रमा आपके जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उस राशि को लग्न बना लीजिए। वो कैसे बनाना है वो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा और कैसे और किस भाव में चंद्रमा जाएंगे तो उनका फल शुभ या अशुभ होगा, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब यहाँ पे श्लोकों के माध्यम से लिख के समझाऊंगा आपको तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो कम समय लेते हुए और इस चीज़ को बेहतर रूप से समझाने की आपको कोशिश करूंगा और यकीन है आपको समझ में आएगा। देखिए, अलग अलग जगहों पे जैसे मैं पाश्चात्य ज्योतिष की बात करूं तो वो लोग सूर्य लगन को लग्न बना करके और व्याख्या करते हैं और सटीक आता है, लेकिन हम यहाँ पे गोचर, गो मतलब ग्रह और चर मतलब स्थिति, यानी ग्रह जब चलायमान, आपको पता है, सभी को पता है कि ग्रह कभी सौरमंडल में एक जगह स्थित नहीं रहते हैं बल्कि वो चलायमान होते हैं, वो चलते रहते हैं। और चंद्रमा चूंकि 2 से ढाई दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि चंद्रमा जो है वो फास्ट मूव करते हैं, यानी कि शीघ्र गतिशील ग्रह हैं। तो गोचर का प्रभाव कहीं ना कहीं जो राशिफल इत्यादि जो लोग बताते हैं, तो राशिफल कैसे बताते हैं तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपने गोचर को समझ लिया तो राशिफल भी आप बनाना सीख जाएंगे। यानी राशिफल कैसे होता है और कैसे बताते हैं राशिफल, वो संपूर्ण गोचर पर ही आधारित है। वो चंद्रमा को ही आधार मान करके और चंद्रमा की स्थितियों को ही देख करके और आपका राशिफल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम चंद्रमा की स्थितियों को देख के और चंद्रमा की स्थिति को समझ करके और चंद्रमा के शुभ और अशुभ गोचर को जान करके और राशिफल भी बनाना सीख जाएंगे। मैं आपको चंद्रमा से लेकर के और राहु केतु पर्यंत कि चंद्र लगन से किस भाव में किस ग्रह का गोचर हो तो कैसा फल प्रदान करता है, ये क्रमशः मैं आपको आज एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं और आपको निरंतर बताने की कोशिश करूंगा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि गोचर को चंद्र से यदि देखें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैं आपको एक और सिद्ध करके दिखाना चाहूँगा कि जब किसी जातक या जातिका का विवाह यदि नहीं होता है तो उस समय हम बृहस्पति के गोचर को देखते हैं और देखते हैं कि क्या उनकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है क्या, तो हम बताते हैं कि हाँ, उनके विवाह का योग कहीं ना कहीं बन रहा है। यदि बृहस्पति लग्नस्थ हो, तृतीय में हो, पंचम में आ जाए, सप्तम में आ जाए, नवम में आ जाए, ये बृहस्पति के कारकत्व भाव है और साथ ही साथ उनके शुभाशुभ दृष्टि और साथ ही साथ गोचर का इतना महत्व है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है और बार बार कंसीव करने में समस्या आ रही है उस महिला को, तो वहाँ भी हम गोचर लगा के देखते हैं और देखते हैं कि पंचम भाव की स्थिति कैसी है और पंचम भाव में किस प्रकार के ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो हम उनको कहते हैं कि आप प्रयत्न करें, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो यहाँ पे मन से संबंधित जितने भी, हालांकि आपको सबको पता है कि चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, तो ये चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं। अतः यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चंद्र लगन से अलग अलग ग्रहों का गोचर हम समझने की कोशिश करेंगे
उसी क्रम में आज हम चंद्र गोचर को ही लेके चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये आपका लग्न कुंडली है, तो आप कैसे गोचर को लगाएंगे वो मैं आपको सिखाऊं। सबसे पहले तो मान लीजिए ये आपका लग्न कुंडली है, तो यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं, तो इसी राशि को, ये जन्मकालीन चंद्रमा है, जब आपका जन्म हो उस समय चंद्रमा जिस राशि में हो उसी को गोचर में हम लेते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर यानी कि सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लग्न में 5 नंबर लिख दिया क्रमशः, और यहाँ पे चंद्रमा को हमने लिख दिया। अब ये आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चंद्रमा को बैठाया हुआ है। अब उसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ पे राशियों की बात नहीं बल्कि मैं यहाँ भाव का बात कर रहा हूँ कि आपके जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उस हिसाब से शुभ या अशुभ फल की गणना आपको कर लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि शुभ गोचर चंद्रमा का 1, 3, 6, 7, 10 और 11 ये चंद्रमा का शुभ गोचर है, और अशुभ गोचर चंद्रमा का 2, 4, 5, 8, 9 और 12। अब चूंकि आप सबको पता है कि चंद्रमा पक्ष बली है, और पक्ष के हिसाब से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देने के लिए बाध्य है। तो आपको देख लेना है कि चंद्रमा कहीं पक्ष बल में कमजोर तो नहीं है। अमावस्या से 3-4 दिन पहले और अमावस्या से 3-4 दिन बाद तक चंद्रमा का जो फल होता है वो अशुभ फलों में माना गया है। ये आपको देख लेना है कि चंद्रमा किस पक्ष के हैं, शुक्ल पक्ष के हैं या कृष्ण पक्ष के हैं। अब आइए मैं आपको लग्न से बताना प्रारंभ करूं। तो यहाँ पे लग्न में यदि चंद्रमा का गोचर हो तो मैंने क्या लिखा है, शुभ फल, यानी कि क्या फल होगा, तो भाग्योदय। अब एक तालिका बना रखी है इसमें मैंने आपको, और सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर रखा है कि चंद्रमा यदि लग्न में ही आपके चंद्रमा यदि लग्न में ही गोचर करे तो मैंने क्या लिखा है, भाग्योदय, यानी कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यदि कोई विशेष कार्य के लिए आप प्रयत्नशील हैं या कोई विशेष कार्य आप करना चाहते हैं, तो जब चंद्रमा आपके लग्न में ही गोचर करे चंद्र लग्न से, तब आपको कार्य प्रारंभ करना चाहिए। निस्संदेह आपको उसमें लाभ होगा और आपके भाग्य की उन्नति होगी। वहीं चंद्रमा यदि आपके दूसरे भाव में गोचर करे तो हमने लिखा यहाँ पे धन हानि। चंद्रमा यदि दूसरे भाव में गोचर करे तो आपके धन की हानि करेंगे, और यदि पक्ष बल में कमजोर हो जाए चंद्रमा तो शुभ गोचर की बात हो रही है यहाँ पे, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुभ गोचर में 2 नंबर में चंद्रमा हमारा हमने नहीं लिखा है शुभ गोचर में, तो 2 नंबर जब यहाँ चंद्रमा आपके गोचर करेंगे तो आपको खराब फल देंगे। वो आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी को कठोर कर देंगे, कुटुंब से आपका कहीं ना कहीं मतभेद होगा, आप कुछ ऐसा बात बोल जाएंगे कि कुटुंब जनों से कलेश हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने लिखा है यहाँ पे धन की हानि, तो आप धन का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा आपको, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं चंद्रमा यदि तीसरे भाव में यहाँ गोचर करें तो मैंने लिखा है विजय, यानी जय, तो विजय होगा हर कार्य में। वहाँ पे चंद्रमा का गोचर 3 नंबर में मैंने शुभ लिखा है तीसरे भाव में, तो आपको विजय होगा। आपके चूंकि वो भाई बहनों का भाव है तो भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, और आपका पराक्रम कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पराक्रम भाव है तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, तो अच्छा ही है आपके लिए। और वहीं फिर हमने लिखा है कि चौथे भाव में चले आइए, तो चौथे भाव में लिखा है भय। अब आप तो कहेंगे कि चंद्रमा केंद्र में गोचर करेंगे तो फिर भय क्यों, क्योंकि केंद्र के भाव तो शुभ होते हैं। आगे मैं स्पष्ट करूंगा। मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा चौथे भाव में भय, चौथा भाव मन का है, और मन काल पुरुष के कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा को दिग्बल प्रदान तो है, दिग्बल प्राप्त तो है, लेकिन फिर भी चौथे भाव में यदि वो बैठेंगे तो मन का भाव है, तो जातक का मन कहीं ना कहीं बेचैन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा में कहीं ना कहीं एक जल तत्व के स्वामी होने की वजह से एक बेचैनी होती है। तो मन के भाव में बैठेंगे तो जातक का मन अंदर से कहीं ना कहीं बेचैन होगा, और न चाहते हुए कहीं ना कहीं मन में एक भय होगा। आप ऐसे समझिए कि आप गाड़ी यदि चला रहे हैं तब भी मन में भय लगा रहेगा, कहीं दुर्घटना तो नहीं जाएगी, कहीं गाड़ी मेरा कहीं टक्कर तो नहीं खा जाएगा। मन में अनावश्यक भय
बना रहेगा, इसीलिए वहाँ पे चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ नहीं बताया गया है। वहीं पांचवें भाव में भी चंद्रमा का गोचर शुभ नहीं बताया गया है। शोक या दुख, यदि पंचम भाव में चंद्रमा यदि गोचर करें तो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि का भाव है और चंद्रमा चूंकि चंचल ग्रह है। तो चंद्रमा जो पंचम भाव में जब आपके गोचर करेंगे तो पंचम भाव बुद्धि का है, और यदि वहाँ पे आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी ऐसे सभा में बैठे हैं, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं गलत निर्णयों की वजह से आप कहीं ना कहीं गलत बोल जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे चंद्रमा का फल कहीं ना कहीं शुभ नहीं बताया गया है। वहीं चंद्रमा का छठे भाव में यदि चंद्रमा यहाँ गोचर करें तो शुभ फल बताया गया है, क्योंकि ये छठा भाव रोग का है। तो यदि चंद्रमा वहाँ पे आपके गोचर करें तो रोग मुक्ति हो जाएगी और रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं चंद्रमा यदि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करे तो वहाँ भी शुभ फल बताया गया है। तो सप्तम भाव में हर प्रकार का सुख मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का है, तो जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा। और भोग विलास का है तो आप समझ जाइए कि वो जया भाव में गोचर करेंगे, यानी कि पत्नी के भाव में गोचर करेंगे तो हर प्रकार से सुख सुविधा मिलेगा। वो आपके व्यवसाय का भाव है तो व्यवसाय में आपको लाभ होगा। तो सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ बताया गया है। वहीं चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करे तो अरिष्ट फल बताया गया है, यानी कि चंद्रमा का वहाँ गोचर करना अच्छा फल नहीं देता है। अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं जलोदर रोग से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व के स्वामी, तो जल से संबंधित समस्याएं, जलोदर रोग आपको होने की संभावना है और चोट चपेट दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव में यहाँ पे गोचर चंद्रमा का शुभ नहीं बताया गया है। वहीं नवम भाव में, अब आप कहेंगे नवम भाव तो भाग्य का भाव है, फिर यहाँ चंद्रमा का फल खराब क्यों बताया गया है, वहाँ चंद्रमा को रोग क्यों बताया गया है? तो अष्टम भाव से जब वो निकल के, क्योंकि शीघ्र गतिशील है, तो जो नवम भाव में जब आपके प्रवेश करेंगे तब कहीं ना कहीं उस समस्या से आप ग्रसित रहेंगे, तो वो भी 2 या 2.5 दिन आपके अच्छे नहीं व्यतीत होंगे। इसीलिए चंद्रमा का फल वहाँ पे शुभ नहीं बताया गया है। वहीं दसम भाव में चंद्रमा का फल, जब चंद्रमा यहाँ पे आपके दसम भाव में गोचर करें तो यहाँ पे शुभ फल बताया गया है, यानी कि कार्य की सिद्धि बताई गई है। वो कर्म का भाव है, तो कर्म जो आप कर रहे हैं वो कर्म आपका सार्थक होगा, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और कर्म भाव में बैठ के चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान देंगे। तो वहाँ चंद्रमा का यदि गोचर हो तो अत्यंत शुभ है। वहीं एकादश भाव में प्रसन्नता, अब अच्छा बताया गया एकादश भाव में चंद्रमा का फल। अब यदि दसम भाव में चंद्रमा गोचर करके जब 2 दिन बाद जब आपके एकादश भाव में जाएंगे तो कार्य सिद्धि जब आपकी होगी तो मन में प्रसन्नता तो आपके रहेगी ही। तो इसीलिए वहाँ पे एकादश भाव में प्रसन्नता बताया गया है, कार्य सिद्धि होगी, मन में प्रसन्नता रहेगा, अत्यंत बढ़िया, अत्यंत शुभ आपके लिए। अब वहीं 12वें भाव में दिखाया गया है व्यय। यदि यहाँ 12वें भाव में आ जाए तो क्या अच्छा नहीं बताया गया है। 12वें भाव में आएंगे तो आप अपव्यय करेंगे, बिना मतलब धन का नुकसान करेंगे, और यदि आपको कोई बता भी दे तब भी आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने गोचर का फल तो आपको देंगे ही देंगे, तो आपको नुकसान होगा और आप वहाँ पे अधिक व्यय की वजह से परेशान रहेंगे। तो ये तो मैंने शुभ और अशुभ फल बता दिया। अब 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं कि अब लोग कहते हैं कि ये जो हमारा केंद्र भाव है जो 1, 4, 7, 10, इसमें 1, 7 और 10 को तो शुभ बताया गया, लेकिन चौथे भाव को शुभ नहीं बताया। ऐसा क्यों? हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा क्यों किया? हालांकि मैं आपको पहले ही बताया कि चौथे भाव में चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त है, लेकिन चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा बहुत जल्दी गतिशील है, और चौथे भाव में चंद्रमा यदि अशुभ होकर यदि मान लीजिए यदि क्षीण बल चंद्रमा है, चंद्रमा यदि शुभ पक्ष में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मन में अनावश्यक एक उद्विग्न पैदा कर देंगे, क्योंकि ये मन का भाव है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पे उनको शुभ नहीं बताया गया है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 6 यहाँ पे छठे भाव में और एकादश भाव में, जो कि आप जानते हैं कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठे तो शुभ फल देता है, फिर छठे भाव में भी यहाँ पे इनको शुभ फल बताया गया 3, 6 और 11, जो कि शुभ भाव नहीं है, फिर भी इनको यहाँ पे शुभ फल बताया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि चंद्रमा को आपको समझने की आवश्यकता है कि यदि वो चंद्रमा पापक ग्रह है, यदि वो पक्ष बल में मजबूत नहीं है, क्षीण बल है, तो यहाँ पे अपने अच्छे फल देने के लिए तीनों भाव में बाध्य हैं और आपको वहाँ पे अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये फल दीपिका में आप जा करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया है
पुस्तक का भी नाम भी मैंने आपको बता दिया, उसको खरीद लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। उसको आप पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तो ये इस भाव से हम चंद्रमा के फलों को देख सकते हैं। और राशिफल जब आप बनाते हैं, अब कोई भी दशा जो है, कुंडली आपको ये बताती है कि कौन सा दशा आपको क्या फल देगा, और गोचर उन दशाओं के फल की पुष्टि कर देता है। यदि आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं और गोचर में भी यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी है, तो निस्संदेह उस ग्रह के या उस दशा के सुफल आपको प्राप्त होगा। ये समझने की आवश्यकता है, ये आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा। इसके बाद एक अष्टक और सर्वाष्टक वर्ग भी होता है। तो अष्टक वर्ग में ये बताया गया है कि कौन से हर भाव में, जैसे कि हर भाव में ग्रह जाकर के कुछ बिंदु देते हैं, उस बिंदु में उन्होंने कितने अंक आपको प्रदान किए हैं उसको भी लगाएं साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैंने जो एक पाठ प्रारंभ किया है, ये गोचर बताऊंगा, उसके बाद आपको अष्टक और सर्वाष्टक वर्ग के बारे में भी बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा से इस चीज़ को समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके दशाओं में ये चंद्रमा आपके यहाँ गोचर में है, तो यहाँ पे विजय बताया गया, अच्छा बताया गया। अब वहीं यदि अष्टक वर्ग में चंद्रमा यदि यहाँ पे आपको अच्छे अंक प्रदान किए हुए हैं, तो निसंदेह आपको उस फल में वृद्धि हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जब कोई राशि फल भी यदि आपको बताता है तो इसी भाव से बताता है। अब इसी प्रकार क्रमशः हम आगे चलेंगे और इसके अगले अध्याय में हम मंगल के भाव को समझेंगे कि मंगल चंद्र आपके जो जन्मगत जो चंद्रमा है, वहाँ से मंगल किन किन भाव में बैठेंगे तो कैसा फल प्रदान करेंगे। तो ये एक छोटा सा अध्याय आपके समक्ष रखा, यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो हर बार की तरह मैं फिर वही कहूँगा कि यदि आपको मेरी बातें और मेरे अध्याय समझ में आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।